हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। तो ये हमारा जो है मेंस का एक नया लेक्चर है और आशा है कि हम जन्नत की सैर को कर पाएंगे। करना आपको ये है कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें शांति से और उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को लिखें। ठीक है, तो शुरू करते चलते हैं और जैसे जैसे जो है हम बात करते चलेंगे। लेक्चर की विशेषता ये है कि सबसे पहली बात, ये जो लेक्चर है ये पॉलिटी मेंस पेपर 2 पार्ट ए का है। मेंस पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 4। कौन सा? मेंस का सेकंड पेपर जो पॉलिटी है उसका पार्ट ए जो संविधान से संबंधित है, उसमें यूनिट 4 जिसमें महत्वपूर्ण विचारकों की बात की गई है, राजनीतिक विचारक, जिसमें गांधी, अंबेडकर, नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश नारायण अनेक बंदों के नाम हैं। तो हम उसको करने वाले हैं। तो ये विशेषता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसका कारण क्या है? 100% मेंस में भीमराव अंबेडकर आना है। प्री में किसी साल आते हैं, किसी साल नहीं आते हैं, वो अलग मैटर है। 100% मेंस में आपको ये क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में दिखने वाला है। उन्होंने डिफाइन कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि इनके राजनीतिक विचार पूछे जाएंगे। ठीक। अब तीसरी बात, आज आप इतनी बेहतरीन तरीके से अंबेडकर को पढ़ने वाले हैं कि आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अंबेडकर किसी से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो अंबेडकर के प्रति सोच है या फिर उनकी जो सोच वो लोगों को देना चाहते थे, आप दोनों से आज वाकिफ होने वाले हैं। ठीक, तो आप सुनते जाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप लेक्चर के लास्ट में उठेंगे तो आपको पूरा अंबेडकर याद होगा। आप पूरा एक्चुअल में समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वो सोचते क्या थे, वो चलते कैसे थे, उनकी लोगों के प्रति दृष्टि क्या थी, उनकी गांधी के प्रति क्या सोच थी, उनकी नेहरू के प्रति क्या सोच थी, वो भारत के लिए क्या सोचते थे, संविधान कैसे बना। मतलब आप पूरा जो है वो अपने आप में महसूस करोगे कि यार ग्रेट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी करने वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले भी करने वाले हैं। करना बस आपको इतना है कि एक पेज पे काम मत करो यार, पेज पे तो पोए खाए जाते हैं। क्या? कॉपी। सेकंड पेपर का एक रजिस्टर बनेगा आपका फेयर वाला, अच्छा जिल्द वाला, बेहतरीन सा एक रजिस्टर बना ले। हिस्ट्री में जिन लोगों ने पुराने रद्दी पेपरों में लिख लिख के भेजा था, कहीं से भी रजिस्टर उठा लेना भैया, वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नया रजिस्टर बनाएं या फिर आपका जो हिस्ट्री का ऑलरेडी रजिस्टर है आप उसमें लिखें। यही पॉलिटी की कहानी है। पेपर सेकंड है, नया यूनिट, नया रजिस्टर डालें और लिख लें पेपर 2 पार्ट ए अमित सर, बाय अमित सर। फालतू मतलब मेरा नाम लिखना चाहे तो लिखें, वरना किसी का लिख लें और ये कर लें। ठीक है, और याद 100% होगा। लेक्चर अगर 40-50 मिनट जितना भी बनता है, इसके बाद आप उठेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अरे बस इतना सा था, बस यही सरल था, तो वही है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो मतलब उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि हम राजनीतिक विचार पूछने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दनादन अगर राजनीतिक विचार बता देता हूं तो आप बंदे की पर्सनालिटी को नहीं समझेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आप उसके राजनीतिक विचारों में भी जो है वो मतलब मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और इंटरव्यू वाला तो पकड़ ही लेगा अगर आपकी किस्मत खराब होगी और इंटरव्यू में अगर वो अंबेडकर आपसे पूछता है तो आप पिट जाओगे। और मेंस में भी उनका पूछने का एक तरीका ऐसा होता है कि वो देते कुछ और पूछना कुछ चाहते हैं। ठीक, तो अगर आप उसका ओवरऑल नहीं जान पाओगे, अगर आप आत्मा नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन की, तो आप मेंस में न्याय नहीं कर पाओगे। ठीक, इससे पहले फोर्थ पेपर में थे तो हम लोगों को इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक सब पढ़वा दिया। तो हमारी अब किस्मत अच्छी है कि सिर्फ राजनीतिक दिया है। तो समझ लेते हैं, सुनते चलना, आनंद के साथ सुनना, जो सिर्फ बोला जाए उसी को लिखना है, बाकी कुछ ना करें। एक बंदे ने बोला था कि सर बोर्ड पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। यथाशीघ्र, अतिशीघ्र जो है वो बोर्ड, लाइट, कैमरा, एक्शन सब पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप जो है वो इसको लिखने की कोशिश करें, क्योंकि मैटर है यहाँ पे जाना और आपके हाथ से जाना। ठीक, तो मैं बहुत ही धीरे धीरे विनम्र रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और 100% है कि लेक्चर के एंड में आपको पूरा याद होगा। एक बात। दूसरी बात, आप नोट्स बनाना भी सीखेंगे। आप समझेंगे कि किस चीज को लिखा जाता है, कौन सी चीज याद रहती है, कौन सी छूट जाती है। तो अपन फालतू समय को व्यस्त न करते हुए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अम्बेडकर की आने की उम्मीद सिर्फ इसलिए है कि ये एमपी से हैं। एमपी के महू, जो इंदौर के पास हमारा नगर है, जैसे अम्बेडकर नगर भी कहा जाता है। आप अगर महू जाके देखते हो तो एक विशाल सा गुम्बद है, एक विशाल सी इनकी समाधि बनी हुई है और मतलब ताजमहल से वो बेहतरीन है। अगर आप उसको देखने जाते हो, घूमने जाते हो, तो आपको लगेगा कि हम कहाँ ताजमहल के बारे में जो है वो अभी तक सोच रहे थे। ये तो मोस्ट जो है वो बेहतरीन जगहों में से एक है।
तो आपको देखना चाहिए, जो इंदौर में रह रहे हैं वो तो विशेष एक बार उसे देख के आए कि वो क्या चीज बनाई है सरकार ने। तो ये जो है वो हमारे महू जाना पाप आपके इंदौर के निकट इनका जन्म होता है। तो ये हमारे एमपीपीएससी के निकट भी हैं, इंदौर में आयोग है और महू में ये है। तारीख निकल के आती है इनकी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को समता दिवस, 14 अप्रैल को जो है वो अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है और ये पैदा हुए थे 1901 में। 1901 याद आप ऐसे रखें कि 1985 में बनती है कांग्रेस और 1905 में होता है बंगाल विभाजन। तो 85 में कांग्रेस और बंगाल विभाजन तो मुझे लगता है हर बंदे को याद है। तो उसके बीच में अगर कोई है तो वो अम्बेडकर है। ठीक 1901 में होता है जन्म 14 तारीख को, और सरकार लगातार इनके नाम से योजनाएं बनाती रहती है ताकि दलितों को आकर्षित किया जाए। तो कौन सी योजना आपकी पिछले से पिछले साल शायद 17 या 16 में क्वेश्चन आया था, ग्राम उदय से भारत उदय। तो वो अम्बेडकर की ही सोच पे आधारित थी कि ग्राम से कैसे भारत को उदय किया जाए। तो आप समझे, अगर अब क्वेश्चनों की हम बात करें तो कुछ भी आ सकता है, राजनीतिक विचार दिया है लेकिन कुछ भी आ सकता है। आप लेक्चर सुन लें उसके बाद फिर वो कुछ भी पूछे आप बता दोगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय। जीवन परिचय का उद्देश्य क्या रहता है कि आप मोटा मोटा जान पाए। रजिस्टर में इसको कैसे मेंशन किया जाता है, लेकिन जीवन और परिचय उस पर बना दें गोला। सूरज बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से किरणें निकाल दो, डंडियां निकाल दो। ठीक है, लाइन वाले रजिस्टर पे लिखने की कोशिश करें जिससे मेंस की कॉपी भी उसी प्रकार की आए, सफेद पेजों पे न लिखे। ठीक, तो जीवन परिचय लिख के और गोला बना दे और सूरज बना दे, 8 किरणें बना दे। सबसे पहली बात जन्म, ऑब्वियसली बात हमको पता होना चाहिए, 3 नंबर में आ भी सकता है। कब जन्म, तो भैया 14 अप्रैल 91 को। ठीक है भैया, निधन कब, तो निधन उनका हुआ है 56 में। स्वतंत्रता के बाद संविधान हमारा कब लागू हो जाता है, 1950 को, और उसके 6 साल बाद जो है ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, हमारी धरोहर हमको देके चले जाते हैं। ठीक, अगर ये आज तक मतलब और कुछ साल जी जाते तो अलग स्थिति होती, लेकिन 56 को ये चले जाते हैं। स्थान क्या है, तो महू जाना पाप, इंदौर महू समझ ही जाए आप, इंदौर में महू में अंबेडकर नगर जिसका नाम है, तो स्थान भी आप बता देंगे। ठीक, स्थान के बाद इनकी पिता का नाम भी आता है तो रामजी अंबेडकर, लेकिन सामान्य कुछ नामों में जो है वो माता पिता के नामों से बचा जाता है क्योंकि डाटा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। तो आप छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं, भीमराव जी अंबेडकर तो वो हो सकता है, लेकिन छोड़ दें। मुख्य 2 चीजें जो पूछना चाहता है इसमें, एक तो पूछेगा इनकी संस्थाएं, तो जीवन परिचय में संस्थाओं का नाम आपको इंगित करना ही पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। दूसरा पूछेगा इनकी बुक्स, इनकी किताबें, 100% आने की उम्मीद। और तीसरा पूछेगा कि एक्चुअल मीन क्या है, तुम अंबेडकर को पढ़ क्यों रहे हो, मैं बता क्यों रहा हूं। तो जीवन परिचय का जो आपने गोला बनाया है उस पर क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो जन्म, तो 91 को जन्म हुआ है 14 तारीख को। मृत्यु, तो 56 को इनकी मृत्यु हुई है। जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो महू जाना पाप। इनकी जो है वो बुक कौन सी है, तो इनकी अनेकों बुक हैं जिसमें आपकी एनिहिलेशन, क्या नाम है उसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द शूद्रास, द बुद्धा, और आपका इनकी अनेकों बुक हैं, मैं भी भूल रहा हूं, तो आप उसको देख लें बुक में, या फिर आप एक सर्च मार दें तो आपको बुक मिल जाएगी। एनिहिलेशन करके फेमस बुक है इनकी। संस्थाएं कौन कौन सी है, तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई है इन्होंने 25 में शायद, और इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाई है। ठीक, 34 में, तो इसको भी देख लें आप। बहिष्कृत हितकर्णी सभा और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 2 तो हैं और अनेकों बनाई है इन्होंने। लेकिन समझ गए आप, बुक आपको कम से कम 4 बुक यहीं पे डाल देना है। जैसे अगर बुक वो पूछे तो आप बता दो। संस्था आप समझ ही चुके हो, सही है बिल्कुल, ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ठीक, इंडिपेंडेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मुख्य इनके काम, भारत में इनका योगदान तो क्या है भैया, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, भारत में ये मजदूर मिनिस्टर, श्रमिक मंत्री बनाए जाते हैं, भारत में विधि मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक, और जो है वो भारत की राजनीति में दलितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इंट्रो क्या है, जीवन परिचय क्या है, सूरज आपने बना लिया है, तीर आपने 8 निकाले हैं, 2 आपको अगर याद आए तो कुछ बढ़ा लेना। 6 मैंने आपको बता दिए हैं कि जन्म 91, मृत्यु 56, स्थान महू जाना पाप, महाराष्ट्र में ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, इनकी किताबें निकल के आती हैं, एनिहिलेशन वगैरह, उद्दास वगैरह, और इनकी जो संस्थाएं हैं वो इंडिपेंडेंट लेबर, समझ ही गए आप, और जो है वो भारतीय संविधान सभा में इनका स्रोत, मतलब भारतीय संविधान सभा में इनका योगदान, वो आप उधर से समझ चुके हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकेला बता देता हूं कि इनका राजनीति में योगदान, तो मतलब बंदे के साथ अन्याय होगा। इतनी ज्यादा डायमेंशन पर्सनालिटी है और इतने ज्यादा गुण हैं कि मतलब आज भी संसाधन युक्त बंदों के पास उतनी सुविधाएं, उतने गुण, उतना नॉलेज नहीं है जितना इनके पास उस समय में था, जब ना तो लोगों के पास पैसा था, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, और देश भी गुलाम था। मतलब उस समय ये बंदा
2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ देता है। जिस समय भारत के एक राज्य की जीडीपी हुआ करती थी 2 लाख, अगर उड़ीसा को 2 लाख उस समय देते तो वो पूरा साल आर्थिक रूप से मजे करता। और उस समय ये पूना में गायकवाड़ परिवार की, बड़ौदा में गायकवाड़ की नौकरी छोड़ देते हैं। किस चक्कर में कि मतलब मैं अपने अकेले का भला कर लूं तो समाज पीछे रह जाएगा, जो मेरे भाई बंधु हैं, या मेरा जो पूरा परिवार है, या मेरा जो कुल है, या मेरे जो एक तरह का समुदाय है, वो पीछे रह जाएगा अगर मैं अपने अकेले के बारे में सोचूंगा तो। और दूसरी बात, उनका बर्ताव, जो इनके साथ काम करने वाले थे, जो चपरासी भी होता था वो कहीं ना कहीं फाइल दूर से देता था, तो वो लगता था कि यार ये छुआछूत, छीना ना छीना, पानी ना देना, ये 50 प्रकार की चीजें तो उन्हें लगा कि जो है वो मेरे साथ इन चीजों को सुधारा जा सकता है। तो अनेक जो है वो बातें निकल के आएंगी। तो अब इस बंदे का अगर हम सिर्फ पॉलिटिक प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो वो थोड़ा सा अल्प है, तो आप समझ के आ लें इसने किस में योगदान नहीं दिया। भैया इसने सब में योगदान दिया है, हर चीज में इसने जो है वो समाज बेहतरीन बातें की हैं। सबसे पहले समाज में भी इन्होंने योगदान दिया, आर्थिक रूप में भी इन्होंने योगदान दिया, राजनीतिक रूप में भी इन्होंने योगदान दिया, धार्मिक रूप में इन्होंने भी योगदान दिया, और संविधान में, शिक्षा में, पत्रकारिता में, जितने आपको लगता है हर चीज में इस बंदे ने जो है वो हमें समझाया है, बताया है, सिखाया है और पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं और गांधी से भी जो है वो इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखा जाएगा कि किस प्रकार गांधी और इनमें समांतर चलते हुए भी क्या मत भिन्नता थी। तो हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं वो दो हैं, पहले उनको दूर कर लें आप। कहानी ये शुरू होती है कि पूना एक्ट का विरोध लगभग हर भारतीय का विरोध था। कम्युनल अवार्ड निकल के आता है सबसे पहले, सांप्रदायिक पंचाट, और तीनों सम्मेलनों में जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या निकल के आ जाता है कि गांधी जी भी जाते हैं, और उधर से जो है वो मैकडोनल्ड कह देता है कि भैया हम दलितों को पृथक निर्वाचन दे रहे हैं, मुस्लिमों की तरह। हम मुस्लिमों की तरह, जिस प्रकार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन 1909 से मिला है, उसी प्रकार दलितों को भी हम क्या देने जा रहे हैं, पृथक निर्वाचन। तो अंबेडकर की ये इच्छा भी थी और वो चाहते भी थे, और तत्कालिक समाज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने हाथ खड़ा किया कि हाँ बिल्कुल सर, आप इसको दे दीजिए। गांधी जी को ये सारी बातें जो है वो अनमनी लगती हैं, बुरी लगती हैं, और वो कहते हैं कि समाज को विभाजन का ये दूसरा तीर है। पहले ही हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दिया है, सिखों को ये विरोध में लाने की कोशिश करते हैं, और अब इन्होंने दलितों को भी कर दिया है, तो मतलब जो है वो समाज पूरा टूट जाएगा। गांधी जी सब सामान छोड़ छाड़ के और दोबारा जहाज से, राजपूताना जहाज से दोबारा वापस आ जाते हैं, और जेल में जाके जो है वो क्या कर देते हैं, खाना पीना बंद। पूरा भारत परेशान। अंबेडकर पे इमोशनली दबाव कि अगर गांधी के प्राण निकल जाते हैं खाने पीने के न कारण, अनशन के कारण, तो मतलब पूरा भारत जो है वो मुझे दोषी समझेगा। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर, जिनमें मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद और 2-3 बंदे वो, लाला लाजपत राय वगैरह, लाला लाजपत राय तो चले गए थे शायद इस समय तक, 2 बड़े 3 सीनियर लीडर जो है वो अम्बेडकर पहले गांधी के पास जाते हैं, तो वो जो है वो बोलने से मना कर देते हैं कि नहीं, अम्बेडकर ने गलत किया है, और पूरी समाज को तोड़ने का काम अंग्रेजों का था, और वो उनकी चाल में फंस गया है। मतलब जो है वो सांप्रदायिक पंचाट तो ग्रहण कहीं किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, वो अंबेडकर के पास जाते हैं कि जो है वो तो खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया है और पूरा भारत तुम पे लानत करेगा। तो अंबेडकर इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, और वो साथ आ जाते हैं। तो पूना के यरवदा जेल में 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं, और बीच में टेबल लगाया जाता है, और इनकी जो है वो बात कराई जाती है। पास में गिलास रखा जाता है पानी का, आसपास पूरी टीम बैठ जाती है, और वो अंबेडकर पूछते हैं कि सर, दलित पीछे है और अति ज्यादा पीछे है। अगर आप समझो कि उसे सामाजिक उत्थान के द्वारा हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यह असंभव है। हमें विधि देना पड़ेगा, नियम देना पड़ेगा, कानून देना पड़ेगा, और उस कानून के डर से जो सवर्ण है वो इन पे अत्याचार बंद करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि दलितों की स्थिति बराबर में आएगी और आगे आएगी। तो वो समझाते हैं कि दलितों को आगे आना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हमें अंग्रेजों से तो दिक्कत है ही है, लेकिन हमें तो सवर्णों से भी दिक्कत है। हमारे तो 2 विरोधी हैं, एक अंग्रेज भी और एक सवर्ण भी। ठीक, सवर्णों के तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी विरोधी हैं। तो आप समझे कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, और आप ये सांप्रदायिक पंचायत को रहने दें। गांधी जी सुनने को तैयार नहीं, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो अंबेडकर गांधी जी को समझ पाते हैं, लेकिन गांधी जी की हट के कारण जो है वो अंबेडकर पीछे हट जाते हैं। और ये जो है वो एक समझदार की निशानी भी है कि अगर कोई हट करता है तो हम लोगों को थोड़ा सा उस समय, तत्काल समय पीछे खिसकना चाहिए। तो वो मान जाते हैं, और गांधी जी भी उनकी बातों का सम्मान रखते हुए ये कहते हैं कि तुम अपने, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन ये था कि दलित बहुल जो क्षेत्र होगा उसमें दलित ही नेता खड़ा होगा, वोट भी दलित ही देंगे और नेता भी दलित ही होगा। तो सामान्य विधानसभा के आज के आप विधायक के चुनाव को समझो कि हम गुना से रहते हैं, तो गुना में जैसे कि विधायक का चुनाव होना है, तो ये निर्धारित हुआ कि आपका एक तो सामान्य चुनाव होगा, मान लो 1 सीट गुना में आई है, तो आप तो एक क्या सीट आई है कि जनरल की आई है, तो जनरल तो खड़ा होगा ही। दूसरी बात, एक बंदा दलित भी खड़ा होगा, जो उनका मैटर था, और दलित को सिर्फ दलित ही चुनेंगे और सामान्य वाले को भी दलित चुनेंगे। समझ पा रहे हैं? और सरल भाषा में अगर समझो तो सिर्फ एक बात है
कि दलित व्यक्ति ही खड़ा होगा और दलित व्यक्ति ही वोट देगा। तो अंबेडकर ने बोला, मतलब गांधी ने ये बोला कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अगर दलित ही वोट देंगे दलित बंदे को तो वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करेगा और कहीं ना कहीं वो उनको सबको अलग करने लगेगा, फोड़ने लगेगा, तोड़ने लगेगा और राजनीति में मिलावेश नहीं हो पाएगा। जब वो संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे तो ये अलग बात करेगा, वो अलग बात करेंगे। तो आप करें क्या कि आप स्वयं का चुनना और स्वयं का वोट देना आप हटा दो। आप करो क्या, आप ले लो आरक्षण, आप ले लो रिजर्वेशन, आप ले लो संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम टोटल 500 सीटों में से आपको जो वर्तमान में 71 सीटें देते हैं, इनको बढ़ा के कर देते हैं 148। ठीक है। तो अंबेडकर ने बोला कौन सी? कि राज्य विधानसभाओं में। राज्य विधानसभाओं में जो टोटल हमारे पास अभी जितने भी स्टेट हैं उनमें अभी आपकी 71 सीटें हैं, तो इसको बढ़ा के मैं कर देता हूं 148। आप मानेंगे कि सर चलो ठीक है, मैं कुछ समय के लिए मान जाता हूं। दूसरा वो बोलते हैं कि जो केंद्रीय विधानसभा है, जो संसद है, जो मिंटो हॉल है आपका इरविन वाला, 31 वो वाला जो संसद है, उसमें क्या करें कि उसमें हम आपको 18% का देते हैं रिजर्वेशन। कि टोटल अगर 200 बंदे चुने जाना है तो 18% पे दलित नेता को ही आना पड़ेगा। तो अंबेडकर इस बात को मान जाते हैं। मतलब 71 से 148 की बात होती है विधानसभाओं में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे समझे। छत्तीसगढ़ तो कहा था उस टाइम, एमपी यूपी वगैरह में। और केंद्रीय असेंबली में बात होती है 18% की। तो ये दो चीजें आप समझ चुके हैं। इसके बदले में क्या छोड़ा अंबेडकर ने कि दलित ही खड़ा हो और दलित ही वोट दे। इस चीज को छोड़ दिया। अब क्या होता है कि सब लोग वोट देते हैं, हम लोग जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला, पुरुष सब एक साथ वोट देते हैं। और बंदा जो है वो जनरल का भी हो सकता है, एसटी का भी, एससी का भी, ओबीसी का, जैसे चुना जाना है जो नेता है। अब किस प्रकार की सीट आ जाती है इस बात पे वो मान जाते हैं। तो ये समझौता यहाँ पे होता है और जो है वो चीजें सामान्य होते हुए आगे आ जाती हैं। तो आप इसमें मैटर में समझ चुके हैं कि किस प्रकार की डील हुई होगी उस समय। अब हम निकल के आते हैं इनके योगदान पे। तो योगदान की मैंने आपको बताया है कि बंदे ने, मतलब इसके पूरे जीवन को आप इस प्रकार समझें कि सबसे पहले जो है ये समाज पे दृष्टि देखते हैं, समाज को पर दृष्टिपात करते हैं, स्वयं के साथ होने वाले व्यवहारों को। तो ये बहुत कोशिश करते हैं कि मैं समाज को आक्रोशित करूं, उग्रेषित करूं, समझाऊं, पढ़ाऊं, लिखाऊं, दलितों को स्वयं से धक्का मार के आगे ले जाने की कोशिश करूं। लेकिन स्थितियां अलग थी। तो ये मंदिर आंदोलन चलाते हैं उस टाइम, महार जाति का आंदोलन चलाते हैं, जल खुद तालाब के जल को पीकर बताते हैं कि कुछ नहीं होता है, तुम जलमल पीना। मतलब ये बहुत कोशिश करते हैं धक्का देने की दलितों को कि तुम स्वयं आगे आओ। लेकिन जो है वो दलित कहीं ना कहीं बेचारा उस समय अक्षम था, अल्प था, ऋणी था, परेशानी में था, तो वो आगे नहीं आ पाता है। तो ये लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। ये बोलते हैं कि इसको तो कितना भी समझाओ ये समझने वाला नहीं है, तो अब मैं जो हूं वो पॉलिटिक्स के माध्यम से जो है उसको उत्थान में लाऊंगा। तो जो है ये फिर अपनी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी वगैरह, आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बहुत सारी चीजों को बना लेते हैं। बहुत सारी जो है वो दूसरे काम करना चालू कर देते हैं ताकि झुंड बना के शिक्षित दलितों को कहीं ना कहीं आगे करके पीछे वाले दलितों को आगे लाया जाए। तो ये फिर सबसे पहले सामाजिक, फिर इनका जीवन होता है राजनीतिक। ठीक, सामाजिक और राजनीतिक के बाद फिर इनका टाइम आता है जब ये आपका संविधान सभा में भी योगदान देने वाले हैं और आरबीआई की स्थापना में भी। तो संवैधानिक, मैंने बोला सामाजिक, एक गोला बना ले, योगदान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपका ये सबसे पहले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, धार्मिक, ये 6 प्रकार की चीजें। सामाजिक आप समझ ही गए, उसके पास में ही लिख दे 3 लाइन है कि महार आंदोलन था, तालाब आंदोलन था, मंदिर आंदोलन था। राजनीतिक में आप उसके पास ही लिख दे कि पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड की बात हुई। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं ना। और पीछे की कम्युनल अवार्ड की कहानी तो आपको पता होगा, जिसको पता ना है वो भी लिख ले वीडियो को बार बार ऊपर नीचे करके। सीटों का जरूर याद कर ले, सीटें कितनी थी। धार्मिक में हम बात करेंगे सबसे लास्ट में। धार्मिक में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और किस प्रकार एक नई बात कर देते हैं वो सबसे लास्ट में है, सबके जीवन के अंतिम समय का उद्देश्य वो। इससे पहले एक संवैधानिक होता है और इससे पहले एक आर्थिक होता है। तो आर्थिक, भैया भारत में आरबीआई की संकल्पना देने वाला बंदा यही था। इन्होंने ही बताया कि आरबीआई कैसे रन करेंगे, कैसे काम करेगा, क्यों एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है, नोटों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा। मतलब जिस समय लोगों के पास पैसा रखने के लिए घर में अलमारी नहीं थी, उस समय इसने पूरे देश के पैसे को रखने की व्यवस्था की है। और जो है हमारा आरबीआई, तो आपको लगना चाहिए कि क्या बंदा था। ठीक, मतलब उस समय की सबसे ज्यादा डिग्रियां, उस समय की छोड़ो, आज की सबसे ज्यादा डिग्रियां भी अगर गिनी जाए ना तो वो इस बंदे के पास थी। समझ पा रहे? आपको लगता होगा बोलने में कि बार बार कैसे बोल देते हैं, ऐसे उसका इसका, तो ये मतलब मैं कोशिश नहीं, पता नहीं कैसे मुख से निकल जाता है। राम को भी श्री राम की जगह राम निकल जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की औकात से, टीचर की हैसियत से। जब इस साइड आके बैठ जाते हैं ना तो पता नहीं फिर जो है वो कौन सी शक्ति काम करती है तुम्हारे लिए। तो इसको आप माइंड ना करें, लेकिन
बेहतरीन पर्सनालिटी। तो कहाँ पहुंचे हम, सामाजिक में आंदोलन वगैरह, आर्थिक, उसके बाद सामाजिक के बाद में राजनीतिक आप समझ ही गए हैं, फिर आर्थिक में आप समझें कि आरबीआई की संकल्पना, ठीक। उसके बाद आता है संवैधानिक, तो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए, सीधी बात, नो बकवास। उसके बाद में प्रशासनिक की बात करें या फिर हम और राजनीतिक को बढ़ाना चाहें तो भैया ये विधि मंत्री बनते हैं, ये आपके जो है वो विधि लेबर श्रमिक मंत्री बनते हैं, श्रम मजदूर मंत्री बनते हैं, तो वो भी इनका एक योगदान है समाज के लिए। उसके बाद शैक्षणिक योगदान की अगर बात करें, पत्रकारिता की बात करें तो मूक भारत इनका एक बेहतरीन अखबार निकला, इनकी किताबें भी आई, इन्होंने जो है सिद्धार्थ सोसाइटी की बात करें, इन्होंने अनेक बहुत सारी चीजें की स्थापना की। उस समय आपका मिलिंद स्कूल की बात करें, सिद्धार्थ सोसाइटी की बात करें, तो ये इन्होंने शिक्षा के लिए कि दलितों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ठीक। तो ये दलितों में इस प्रकार का योगदान देते हैं। दूसरी बात, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेके आते हैं जब ये जो है वो विधि मंत्री होते हैं। और फिर लास्ट में बात आती है निकल के कि ये पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी दलितों का उद्धार नहीं हो पाता है, तो अब क्या करें। तो फिर ये कहते हैं कि भैया हिंदू धर्म में रहते रहते तो दलित का उद्धार होना असंभव है, तो क्या करें सर। तो अब हम चेंज करेंगे अपना धर्म, सारे धर्मों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि मात्र एक बौद्ध धर्म ऐसा है जो समता की बात ज्यादा करता है, जिसको अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी स्थिति एक ही बार में 0 से 10 लेवल पे पहुंच जाएगी। तो अनेक अनुयायियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने जो है वो जितने भी मिलने वाले हैं, ये एक साथ पूरी समाज को बौद्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये और उद्देश्य क्या था, सिर्फ क्योंकि भैया हिंदू धर्म में जाति प्रथा, जैन धर्म में जाति प्रथा, अनेक प्रकार के दिक्कत परेशानी, छुआछूत, ये और वो, तो इनको फिर एक रास्ता सूझ में आता है कि क्यों ना धर्म ही बदल दिया जाए और एक नया धर्म, नई बात, नया काम। तो मैं आपको कविता बताता हूं जो मैंने मेंस में भी लिखी है और मैंने पता नहीं कौन से टाइम इसको याद कर लिया था, जिसकी वजह से ये पूरा अंबेडकर आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, पूरा आप कड़ी बाई कड़ी समझते जाएंगे और जो है वो हमारा मेंस का क्वेश्चन सीधा टिके, कुछ भी पूछ ले, वो राजनीति तो बात है, वो तो कुछ भी पूछने वाला है और आप जो है वो सब पकड़ लोगे। तो सबसे पहले निकल के आता है बहरों को कान, गूंगों को जुबान, गूंगे जो बोल ना पाए, गूंगों को जुबान और बहरों को कान। तो आप क्या समझे, सबसे पहले मुंह की बात करी मैंने, गूंगों को जुबान और बहरों को कान, 2 लाइन, 1 और 2 हो चुकी हैं। फिर 2 लाइन कौन सी हैं कि दलितों को सम्मान और महिलाओं को अधिकार समान, दलितों को सम्मान और महिलाओं को अधिकार समान, सबको लिखना है भैया ये, ठीक। अगर वो पूछे, मतलब कहां फंसाओगे वो अपन देखेंगे बार बार टेस्ट जब देंगे, लेकिन इसको लिखना है। तो पहली लाइन क्या निकल के आती है, पहले शरीर की बात कि भैया गूंगों को जुबान, बहरों को कान, याद हो चुकी है आपको, ऑब्वियसली बात। 2 लाइन बाद आप क्या होगे उसके बाद में फिर कि दलितों को सम्मान, दलितों को बेचारों को क्या नहीं मिलता है, सम्मान, कि पैर पे चप्पल रख के निकलना पड़ेगा, इधर नहीं देखोगे, उधर नहीं जाओगे, पानी नहीं छूओगे, तो उनको क्या चाहिए, सम्मान, दलितों को सम्मान। और महिलाओं को अधिकार समान, महिलाओं को 18 घंटे काम करा के वेतन दिया जाता था 1/3, और पुरुषों को 6 घंटे काम करके 100% वेतन। तो महिलाओं को अधिकार समान, संपत्ति में अधिकार, पुत्र में अधिकार, घर में अधिकार, अधिकार समान। 2 लाइन 4 लाइन फिर आता है बापू को प्राणदान, गांधी को प्राणदान, क्योंकि गांधी ने अनशन चालू कर दिया था, तो इनकी समझदारी से उनकी जो है वो जान में जान दोबारा आती है, तो ये बात भी निकल के आती है कि गांधी को प्राणदान, भारत को संविधान, भारत को संविधान। 6वीं लाइन, और दुनिया को बौद्ध दर्शन का ज्ञान, दुनिया को बौद्ध दर्शन का ज्ञान, ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे बाबा महान। एक बार वो सुन लो, याद करना है पूरा, लिखना तो तुम तो लिख तो लो ही की, लेकिन याद कैसे करोगे। तो सबसे पहले मुंह की बात करी सर ने, कौन कौन सी, कि गूंगों को जुबान, बहरों को कान, 2 बात। फिर दलित और महिला, तो दलितों को सम्मान और महिलाओं को अधिकार समान, 4 लाइन, ठीक। उसके बाद में 32 से जाता है जब तक, तो क्या, गांधी को प्राणदान या फिर बापू को प्राणदान और भारत को संविधान, 47-50, गांधी को प्राणदान और भारत को संविधान। फिर सबसे लास्ट में विश्व को बौद्ध दर्शन का ज्ञान, दुनिया को या विश्व को बौद्ध दर्शन का ज्ञान, और ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे अंबेडकर महान। समझ गए पूरा जीवन, सबसे पहले समाज मतलब शरीर की बात, फिर मुख की, फिर महिलाओं की, फिर गांधी की, फिर संविधान की, और फिर पूरे विश्व की, धर्म की। तो ये इनका जीवन था जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले सामाजिक आंदोलन हमने समझे, उसके बाद में हमने राजनीति में प्रवेश कराया, ये बनाते जाएं, ये लिख लें, ये पूरा 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में मैनेज करें इसको। फिर इनके राजनीति के बाद हमने थोड़ा सा इनको गांधी, फिर उसके बाद संविधान में, फिर हमने मंत्री पद की बात की, और फिर लास्ट में बौद्ध दर्शन। इससे बहुत से पहले शिक्षा, मूक भारत वगैरह, अखबार वगैरह, कुछ सिद्धार्थ सोसाइटी वगैरह, शिक्षा, और लास्ट में मूक दर्शन, वो आपका
धर्म, और धर्म के बाद में दुनिया से निर्वाण की प्राप्ति है, परलोक सिधार जाना। तो आप समझे पूरा मैटर, आशा है आप समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक्चुअल में जो हमें चाहिए क्या है कि अंबेडकर का राजनीतिक जीवन क्या है। अंबेडकर का राजनीतिक जीवन यही, उसमें यही लाइन दी है, पूछेगा यही, हो सकता है कुछ भी पूछ ले बड़ा, और मैं तो चाहता हूं कि विशेष पूछे। सामान्य तो सब लगाने वाले हैं, लेकिन कुछ विशेष पूछेगा तो विशेष लोग उसको हैंडल करेंगे और नंबर भी उनके विशेष आएंगे। तो हम तो चाहते हैं पेपर कठिन आए अति से अति। प्री में भी मुझे तो लगा कि पेपर आए तो ऐसा आया जैसे देने के बाद आदमी को लगे कि पेपर दिया है। तो अब हम पूछते हैं क्या पे, राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में निकल के क्या आता है, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो है हम इनकी राजनीतिक संकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीति में अगर हम बात करें तो इनका योगदान क्या था कि भैया भारत के संविधान को निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक मंत्री के रूप में एवं विधि मंत्री के रूप में जो है कार्य किया है, और स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से पश्चात भी इन्होंने ऐसी अनेक राजनीतिक संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारे घर में शुरू हो चुकी है आरती, इसलिए हम थोड़े देर कर लेते हैं ब्रेक। चलो तो समझ गए घर वाले, तो अब जो है वो आप समझ लें। सबसे पहले राजनीतिक जीवन हम पढ़ने वाले हैं। अब राजनीतिक जीवन में निकल के ये आता है कि इन्होंने भारत की राजनीति को क्या दिया। इन्होंने भारत की राजनीति को क्या दिया, तो इन्होंने जो संविधान भारत की राजनीति को दिया है ना, उसे पूरा के पूरा चिपकाया जाएगा। संविधान में जो इन्होंने अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं दी हैं, संविधान में इन्होंने जो आइडियाज दिए हैं, संविधान में जो इन्होंने लोगों को आगे आने की प्रेरणा दी है, वो सब राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेषित होगी, टिकेगी। तो एक बृहत उसमें हम जाने वाले हैं, चुपचाप से इसे बैठे रहें और पीते रहें बात को, ठीक है। गोला पॉइंट बना लेना, मैं बीच में बता भी दूंगा, और तुम्हें जो बात पता ना हो उसको तो ऑब्वियसली बात तुम गोला बना के लिखने ही वाले हो। तो राजनीति में प्रवेश का सबसे पहले ये आता है कि सर ये भारत को संविधान का एक मसौदा प्रदान करते हैं, और जो हमारी राजनीतिक और एक तरह से प्रशासनिक या फिर जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है, ठीक। क्या देते हैं, तो इनके कुछ सिद्धांत ये हैं कि सबसे पहले तो ये बात करते हैं समाजवादी लोकतंत्र। एक शब्द देखो समझ लो क्या है समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी शब्द थोड़ा सा इकोनॉमिकल रूप से होता है कि संसाधनों का समान रूप से वितरित किया जाना है, समाज के सभी वर्गों में संसाधनों का समान रूप से वितरित किया जाना। और लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र भी यही है कि आम जन जन के पास अधिकार हो, व्यक्ति विशेष को छोड़कर सामूहिक रूप से जो अधिकार होते हैं वो लोकतंत्र होते हैं, या फिर लोक जनता का एक तंत्र बने जिसमें एक मुख्य व्यक्ति को चुना जाए। तो समाजवादी लोकतंत्र मतलब आर्थिक लोकतंत्र की बात, मतलब हर व्यक्ति की जो अपने टेंडर जमा होते हैं कि एक छोटा व्यक्ति भी टेंडर दे सकता है, एक बड़ा व्यक्ति भी टेंडर जमा कर सकता है, जिसका निकलेगा उसका निकलेगा। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर ही अमीर टेंडर जमा करे। तो ये बात क्या करते हैं कि समाजवादी लोकतंत्र की ये बात कर देते हैं। अब राजनीतिक जीवन को समझने के लिए एक बार पहले आप समझ लो, 6 पॉइंट गोले में बना के लिख लो, फिर मैं डिफाइन कर दूंगा। तो एक तो आता है संविधान सभा में इनका योगदान और भारत को संविधान की धरोहर प्रदान करना। एक बात तो याद है कि ये राजनीति में ही है। दूसरी बात, मंत्री होते हुए इनके द्वारा श्रमिकों के लिए कानून लाया गया, जिसमें उन्हें समय निर्धारित किया गया कि कितने घंटे काम करेंगे, ठीक। दूसरी बात, जब ये विधि मंत्री होते हैं तो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें बताया गया कि संपत्ति में महिलाओं का अधिकार किस प्रकार रहेगा, उत्तराधिकारी अधिनियम किस प्रकार से रहेंगे, बंटवारा किस प्रकार से होगा, परिवार में महिला की स्थिति किस प्रकार से होगी। तो ये भी इनका एक योगदान है। दूसरा, लोकतंत्रात्मक समाजवाद आप समझ ही चुके हैं। समाजवादी लोकतंत्र का सबसे मुख्य और सबसे पहली लाइन है कि आर्थिक रूप से भी जो है वो अधिकार प्रदान किए जाए। और लास्ट में आता है संरक्षणात्मक भेदभाव की स्थिति। संरक्षणात्मक भेदभाव, इसे हम आज एक शब्द के रूप में जानते हैं जिसे बोलते हैं आरक्षण। समझ पा रहे हैं? तो इनका एक्चुअल में राजनीतिक ये 5 पॉइंट 5 गोली हैं, जिसने इनको खा लिया वो कम से कम 4.5 और 4 नंबर लेके आने वाला है। बड़े बड़े शब्द हैं। पहला, समाजवादी लोकतंत्र कि हाँ सर समझ गए हो कि आर्थिक रूप से भी समाजवाद स्थापित हो और संसाधनों का सब पर समान अधिकार हो। संरक्षणात्मक भेदभाव, जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ संरक्षण दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, आगे उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। महिलाओं के लिए विधि मंत्री होने के समय जो है वो महिलाओं में संपत्ति, सम्मान, उत्तराधिकारी एवं अनेक प्रकार के जो है वो अधिकार की बात। लेबर मंत्री होने के समय मजदूरों में जो है वो समानता है, घंटे कम हो, छुट्टियां भी मिले। और सबसे लास्ट में क्या एक और कौन सा बचा है, संविधान सभा,
भारत को संविधान रूपी अमूल्य धरोहर जिसके अनुसार आज तक भारत में किसी भी प्रकार का उत्पात उन्माद नहीं हुआ है, जबकि पड़ोसी देशों में अनेकों बार तख्ताएं पलट हो चुकी हैं। म्यांमार या पाकिस्तान या कोई सा भी देश, नेपाल का नाम लिख देना, लंका का नाम लिख देना। तो ये इनका एक्चुअल में राजनीतिक योगदान है। लेकिन मैं सीधी लाइन अगर आपको ये बोल देता तो क्या होता कि क्वेश्चन की जान निकल जाती। आप रट लेते, याद कर लेते और समझाने वाले को समझा देते, लेकिन वो समझ जाता कि बंदे को सिर्फ 4 लाइन पता है। अब आप लिखोगे तो आपके क्वेश्चन में से झलकेगा कि इसके पास नॉलेज है, समझ पाए। तो थोड़ा सा और हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि 100% अम्बेडकर से क्वेश्चन आना है। तो अगला जो निकल के आता है इनका संविधान के जनक, इस बार एथिक्स के पेपर में आया था और करने के बाद जो है आत्मा में जो शांति मिली है, खुशी मिली है, बहुत ही बेहतरीन। भारतीय संविधान में बाबा साहब का योगदान, क्वेश्चन ये था अगर मुझे याद है तो, कि भारत के संविधान में बाबा साहब का क्या योगदान रहा या अम्बेडकर का क्या योगदान रहा। तो जैसा मैंने शुरू किया था मैं आपको बताता चलता हूं, और मेरा तो छोड़ो, आप तो जो है वो अलग बंदे हैं, तो आप तो अपना ही करें। लेकिन निकल के ये आता है कि अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहना गलत होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को, वो तो चेक करने वाला स्वीकार करेगा, अगर आप बार बार अम्बेडकर भी लिखते हो तो वो स्वीकार करेगा, क्योंकि वो समझता है कि स्थिति क्या है लिखते टाइम। तो अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहना अनुचित होगा। इसकी अपेक्षा मैं इन्हें संविधान का जनक नहीं, संविधान की जननी कहना चाहूंगा। ठीक, जनक की अपेक्षा जननी। इमोशनली रूप से जुड़ोगे उससे, लिखने वाले से प्रसन्न हो जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का जनक कहना अनुचित होगा, जबकि मैं बिल्कुल शब्द डाले उसमें, जबकि मैं उन्हें संविधान के जनक की अपेक्षा संविधान की जननी कहना चाहूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से मां अपने शिशु में उन सभी गुणों का समावेश करती है, उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में उन सभी गुणों को समावेश करने की कोशिश की, या उन सभी गुणों का समावेश किया। ये इंट्रो हुआ है हमारा कि भारतीय संविधान में अम्बेडकर का योगदान, या तो ये प्रश्न बनेगा, या भारतीय राजनीति में अम्बेडकर का योगदान, तो भी इंट्रो चलेगा ये। ठीक, समाज में जरूर नहीं चलेगा, समाज का अलग मैटर निकल के आता है, लेकिन जो क्वेश्चन की नजाकत है और जो सिलेबस की बात है, तो वो यही पूछता है। और फिर आपको जमाना है, वो पूछे क्या और आप किस प्रकार से घुमा के उसे अच्छी बात बताओ। ठीक, कि अंबेडकर को सिर्फ भारतीय संविधान का जनक कहना अनुचित होगा। मैं उन्हें संविधान के जनक की अपेक्षा संविधान की जननी कहना पसंद करूंगा या कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार एक मां अपने शिशु में उन सर्वांगीण गुण, उन समावेशी, उन सभी गुणों का देखना चाहती है, समावेशित करती है या विकसित करती है, उसी प्रकार अंबेडकर ने भी भारतीय संविधान में उन सभी गुणों का समावेश किया है। ये इस प्रकार से वर्णित है। नंबर 1, सबसे पहले संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा, तो सबको पता है अंबेडकर का है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा बेटा कम पढ़ोगे, कम खाओगे, कम सुनोगे, याद नहीं रह पाएगा। तुम सोचो 4 लाइन बता दी जाए, अरे तुम डीएसपी बनने वाले हो और तुम गमारों की तरह क्या सोचोगे कि कोई 4 लाइन बता दे और अंबेडकर हो जाए और ये और वो, तो 2 दिन में पीएससी से आउट हो जाओगे। जब भैया नॉलेज ज्यादा रखोगे तो कुछ भी पूछेगा तो बता दोगे। ठीक, लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए मैं फालतू की बातें ना करूं, दोबारा आ जाऊं। जनक की अपेक्षा जननी कहना पसंद करेंगे। माता जिस प्रकार शिशु में गुण देखना चाहती है, उस प्रकार अंबेडकर ने संविधान में अनेकों गुणों का समावेश किया। पहला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हमें मूल अधिकारों पर विजय प्राप्त करने या मूल अधिकारों पर संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, वही वाली बात, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद कौन सा? 28, 29, 30। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। समाज के उस वर्ग पर भी इन्होंने दृष्टि डाली जो कहीं ना कहीं कमजोर है, अल्पसंख्यक है और जो बहुसंख्यक समाज की चपेट में आ सकता था। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, दलितों के लिए विशेष संरक्षणात्मक नीति, इसे हम वर्तमान में आरक्षण से संबोधित कर सकते हैं। और मतलब जो है वो उसमें प्रतिनिधित्व में और नौकरी में, क्या बोलते हैं, संविधान पदों में, प्रतिनिधित्व में और लोक सेवा में, लोक नियोजन में हर प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए आपके वो वाले आर्टिकल जो उधर पढ़ते हैं हम पिछले साइड 41, 42 के 31 एग्लो इंडियंस के पास में फंसे हुए हैं ना, वो विधानसभा में आरक्षण और लोकसभा में आरक्षण, शायद 30 और 32। और इधर आपका आर्टिकल जो है 16, ठीक 16(4), उसका हम मेंशन करेंगे कि संरक्षणात्मक प्रतिनिधित्व। तो आप 3 समझ चुके हो, गोला बना के डालेंगे ये सारी चीजें, आप 3 समझ चुके हो। पहला तो कौन सा कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 लिख के फिर खोलोगे भी ना थोड़ा बहुत कि सर 5 नंबर का पेपर आता है, गमारो इतनी बातों में से यही याद आएगा तुम्हें। अगर तुम बोलो कि 5 नंबर और इतना पढ़ा दिया,
याद, जितना मैं समझा रहा हूं, तुमने जितने नोट्स बनाए, तुम्हें याद एक एक शब्द ही लेना है। मेरा खुद का अनुभव है, वहां कुछ याद नहीं आता है। पूरी रामायण के बाद में ना याद, सिर्फ एक नाम याद रहता है कि अच्छा राम और सीता की कहानी थी। अरे सर, ये तो राम और सीता की कहानी थी। तो इतना ही बता पाते हैं वहां पे। कहां पहुंचे हम लोग? और फिर 11 नंबर का भी तो क्वेश्चन है, उसमें भी तो करेंगे। निबंध भी तो है, उसमें भी तो घुमाना है हमें। एथिक्स भी तो है, वहां भी तो प्रेजेंट करेंगे। तो मैं भूल उड़ गया तुम लोगों के चक्कर में। कहां पहुंचे हम लोग? कहां पहुंच गए यार? जन्नी में। तो पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की। दूसरा निकल के आता है कि इन्होंने संरक्षणात्मक भेदभाव की बात की, जो कि स्वीकार किया जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात की। चौथी बात, मूल अधिकारों में जो है वो व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना। पांचवी बात, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए नीति निर्देशक तथ्य प्रदान करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य नीति निर्देशक तथ्य प्रदान करना। मातृभाषा में शिक्षा के लिए आर्टिकल तो 12 प्रकार के भाग हैं, इतनी अनुसूचियां, सबको मत पटक देना। जो बात वास्तव में लगे वाजिब, जैसे भाग 17 में भाषा के लिए मातृभाषा का प्रावधान देना, सब इन्होंने ही किया है। समझ पा रहे हो कौन कौन से बताए जा सकते हैं? जैसे कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी वाला बताओ, संरक्षणात्मक भेदभाव आर्टिकल बता दो, रिजर्वेशन वाले, मातृभाषा शिक्षा बता दो, संवैधानिक संरक्षण बता दो 32 वाला, अल्पसंख्यक बता दो। तो ऐसे कर दो। समझ गए आप? ये भी क्वेश्चन एक है कि संविधान के जनक के रूप में। सामाजिक वाला क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप समझ ही चुके हैं। सामाजिक तो मंदिर आंदोलन, पानी आंदोलन, शिक्षा के लिए, सब समाज में चलते हैं। दलितों के उत्थान के लिए सब समाज में चलते। समाज का क्वेश्चन आना ही नहीं है। समाज के उत्थान में अम्बेडकर का योगदान पुराना है, और इतना लगाने के बाद तो आप अपने आप बना लोगे संविधान। सर ये तो सड़ा क्वेश्चन लगेगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं जो है वो वर्तमान समाज से अम्बेडकर की प्रासंगिकता। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होते हैं एक्चुअल में ये कि वर्तमान समाज में अगर अम्बेडकर होते तो क्या होता, या वर्तमान समाज अम्बेडकर से क्या क्या सीख सकता है, इस बात को समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो 4 से 5 पॉइंट तक गेम हो जाएगा इतने में, जिससे कि एक तो शिक्षित युवाओं का राजनीति में प्रवेश करना। यूपीएससी में क्वेश्चन चलता है कि शिक्षित युवा राजनीति से किस प्रकार प्रवेश नहीं करते हैं, क्या उनकी रुचि रहती है, वो क्यों नहीं जाना चाहते। तो इसका आंसर है ये कि शिक्षित युवाओं को राजनीति में प्रवेश की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर एक महान शिक्षाविद थे। उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं, उपलब्धियां, डिग्रियां प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने जो है व्यक्तिगत हित न देखते हुए राजनीति में प्रवेश किया और कीचड़ में रहकर कीचड़ को साफ करने की जो है नीति अपनाई। ठीक, तो ये आपका मैटर चलेगा, क्योंकि राजनीति को कीचड़ से संबोधित कर देते हैं कोई विद्वान। तो आज का अगर युवा नहीं जाना चाहता है तो वो ये समझे कि उसे पहले कूदना पड़ेगा, फिर वो साफ करेगा। तो ये अम्बेडकर का भी मोटिव है, थ्योरी है कि शिक्षित युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम याद करें अम्बेडकर को, तो डिग्रियों का अंबार होने के बावजूद भी, डिग्रियों की उपलब्धि होने के बाद भी वे स्वयं का हित न देखते हुए पूरे विश्व समाज का हित देखते हैं और राजनीति में प्रवेश करके जो है वो उसे स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो आरक्षण संबंधी विवाद जो वर्तमान समय में देखा जाता है, अगर अम्बेडकर आज होते तो हमें ऐसी आशा है कि इस विवादों का समाधान शीघ्र हो जाता। ठीक, विवाद क्या है कि जो है वो परसेंटों का विवरण, हमारा तो सबको पता है, आपका तो अपना एमपीपीएससी का तो जो है वो आरक्षण का कितना खराब मुद्दा, कितना खराब मैटर चल रहा है, पूरा रिजल्ट अटके हुए हैं पूरे। तो आरक्षण में जो है वो आरक्षण को समाज ने एक राजनीतिक हित के तौर पे या वोट बैंक की राजनीति के तौर पे ले लिया है। और अगर आज अम्बेडकर होते तो हो सकता है ये समस्या, ये मुद्दा सुलझा लिया जाता और जो है वो आरक्षण से संबंधित भेदभाव लोगों की नजर में ना आता। ठीक, आरक्षण का मतलब नेगेटिव प्रभाव ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति सक्षम है, मतलब देखे जाते हैं आपके द्वारा भी, मेरे द्वारा, सबके द्वारा, और वो भी उस आरक्षण को प्राप्त करते हैं, जिससे होता क्या है कि जिस व्यक्ति को आवश्यक है, जरूरी है, तो वास्तव में दलित समाज में पिछड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक, तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट में दे सकते हैं। ठीक, आरक्षण को आरक्षण ना समझते हो, संरक्षणात्मक भेदभाव समझना चाहिए, सकारात्मक रूप से संरक्षण समझना चाहिए और उन लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए जो पिछड़े हैं। लेकिन वर्तमान में वोट बैंक की राजनीति ने आरक्षण को जो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक बना दिया है, और जो आगे हैं वही आगे हैं, पीछे वालों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो आरक्षण का मुद्दा सोल्व हो जाता और युवा राजनीति में जो है भागीदार हो जाते हैं, होना चाहिए। अम्बेडकर से आपको क्या लेना चाहिए? ठीक, दूसरा महिला और तीसरा दलित। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के से संबंधित अनेक ऐसे मुद्दे, अनेक ऐसे विवाद, अनेक ऐसे बिल हैं जो संसद में आज भी लंबित हैं। जैसे हम संपत्ति में अधिकार की बात करें तो, उत्तराधिकार की बात करें तो, मैटरनिटी लीव की बात करें तो, श्रमिकों से संबंधित बात करें तो अगर अम्बेडकर वर्तमान में होते तो आशा है कि इस प्रकार के बिल लंबित नहीं होते, क्योंकि उनका पहला बिल जो था वो महिलाओं के अधिकार से संबंधित था। तो वो अभी तक इस पूरे काम को निपटा चुके होते और महिलाओं की आज स्थिति समानता पे आ जाती। समझ पाए?
वो दलितों के लिए, तो आज वर्तमान में दलितों के लिए कोई ऐसा विशेष चेहरा नहीं है, समझ पा रहे हैं, जो आगे आकर उनका प्रतिनिधित्व कर सके, उनका नेतृत्व कर सके। और अम्बेडकर की विचारधारा को अगर कोई फॉलो करता है तो वो आवश्यक रूप से दलितों के उत्थान के लिए काम कर सकता है। 4 बातों में ग्लेड हो जाएगा बंदा। तो बार बार कहता हूँ, आपकी कॉपी पढ़े तो उंगली उसकी दब जाए, छत पे पड़े तो छत से कूद जाए कि यार क्या लिखा है, ढूंढो इसको। ये पूरा प्रपंच जो है वो उसे लगे कि यार इसी को ढूंढने के लिए तो हम लोग ये कर रहे थे। उसकी कॉपी पढ़ के उसे लगे कि यार इसका तो रोल नंबर अगर दिख जाए तो मैं सबसे बोल दूं कि इसको निकालो। ठीक, तुम्हारी कॉपी तुम्हारी पर्सनालिटी को इंगित करती है कि यार ये दलितों के बारे में ऐसा सोचता है, अम्बेडकर के बारे में ऐसा सोचता है, राम के बारे में ऐसा सोचता है। अच्छा, अरे कहाँ थे भैया, जिला संभालो तुम। तो इस प्रकार की बातों को समझे। तो क्या जाना, दलितों के हितैषी के लिए, आरक्षण के लिए, राजनीति के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं लेक्चर को। गांधी अम्बेडकर विरोध। आप एक प्रशासनिक पद पे, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है और मुझे इंटरव्यू देना है, इसलिए बार बार मैं इंटरव्यू की आपसे बात करता रहता हूं कि आप एक प्रशासनिक पद, आप बताइए हमें, आपको अम्बेडकर पसंद है कि गांधी पसंद है? सीधा क्वेश्चन, बोर्ड आपसे सीधा पूछेगा, अम्बेडकर पसंद कि गांधी पसंद? कि सर अम्बेडकर मतलब गांधी गलत, सर गांधी। अरे तुम तो दलित विरोधी हो, 50 साल से तुम्हें फंसा देगा, वो गिरा देगा वहीं पे, पैर छुपा के तुम्हें वापस भगा देगा। तो क्या सर, क्या समझे? तो सर वर्तमान, मतलब मैं जब इतिहास को पढ़ता हूं और वर्तमान प्रासंगिकता से उसका अनुसरण करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि दोनों ने अपने समय में एक विशेष योगदान दिया है। और न सिर्फ भारतीय राजनीति को, संवैधानिक सभा को, भारतीय समाज को, धर्म को, आर्थिक स्थितियों को एक विशाल, एक विशद जो है वो अनुभव प्रदान किया है। समय समय में दोनों में विरोध भले ही देखे गए हों, लेकिन सर दोनों मेरे दिलों में जो है एक विशेष छाप छोड़ते हैं। और वर्तमान समय में मैं अनेक ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूं जो मुझे उनसे सीखने को मिला है। बढ़िया सा अच्छा लच्छादार पराठा बना के घुमा के अपन उसे देने वाले हैं। वो सीधा पूछेगा विरोध क्या था, लड़ाई किस बात की थी? तो सर एक तो आरक्षण के मुद्दे पर सर दोनों में मत भिन्नता थी। वो संरक्षण मानते थे, वो आरक्षण मानते थे। गांधी का कहना था कि समाज बढ़ जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, और इनका कहना था कि भैया हमें कवर करो, हमें संरक्षित करो, हमें विधि के द्वारा, हमें नियम के द्वारा हमें कुछ अधिकार दो, वरना हम पीछे हैं। भारत कहता था, भारत भी कौन, सवर्ण कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंबेडकर कहते थे कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अनेकों विरोध हैं, अनेकों विवाद हैं। दिक्कत क्या है, 42 में विवाद चलता है कि सब लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने मना कर दिया कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अंबेडकर से पूछा गया बाद में, क्यों भैया मना क्यों कर रहे थे? भैया हमें अंग्रेजों से ज्यादा सवर्णों से दिक्कत है। कैसे? पानी ना पीना, जूते उठाना, ये करना, वो करना। ये अंग्रेज अगर रहते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का इनोवेटिव काम करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बताते हैं। हमें मतलब हमें आजाद नहीं होना। हमें किससे आजाद होना है? हमें तुमसे आजाद होना है पहले तो। हमें तो पहले राजनीतिक अधिकार तो बाद में मिले, हमें पहले सामाजिक अधिकार तो मिले। इन्होंने कम से कम पानी तो पिलवाया हमें कुएं में से, तुम लोग तो पानी नहीं पीने दे रहे थे। तो मैं तो चाहता हूं कि 10 साल और अंग्रेज रहे तो कम से कम क्या हो कि हमारा पहले उत्थान हो जाए, विसर्ग बढ़ जाए। और स्वाभाविक बात, तो अंग्रेजों को तो जाना ही है, ये तो किराए के मकान में दे रहे हैं। तो बड़ी बेहतरीन तर्कपूर्ण बातें करते हैं ये तो लोग। कहते हैं चलो ठीक है, होगा छोड़ो। तो वो ये चाहते थे कि पहले हम बुराइयों से आजाद हो, हमारी समाज आजाद हो, भारत को तो आजाद होना ही था। तो निकल के आता है कि गांधी अम्बेडकर विरोध। तो गांधी कहते थे आजादी, और ये कहते थे कि नहीं भैया सामाजिक आजादी। गांधी कहते थे समाज में भेदभाव, ये कहते थे कि नहीं भैया संरक्षण है। गांधी थोड़े से जाति प्रथा की ओर झुकाव रखते थे, थोड़े से नेगेटिव सेंस में ना ले। मतलब उनका मेन मानना था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था रहती है तो अपने अपने काम बटे हुए रहते हैं और समाज में सही चक्कर चलता रहता है। इनका कहना था कि नहीं, जाति व्यवस्था तो बिल्कुल गलत है। काम के आधार पर समाज को बांटना था, इन्होंने वर्ण के आधार पर बांट दिया और जो है पूरा गेम खराब कर दिया है। तो विरोध। गांधी कहते थे तष्टी से कि अपने आप जो है वो अमीर आदमी गरीबों के लिए पैसा खर्च कर देगा, पैसा उन्हें दे देगा। ये उस बात पे बिल्कुल हंसते थे कि ये गलत बात है। जिसके पास संचय है, इकट्ठा है, वो किसी के बाप के कहने पे पैसा खर्च ना करे और गरीब ले जाएगा, दलित रह जाएगा, निचला रह जाएगा और उसकी तिजोरियां भरती रहेंगी। गांधी कहते थे कि ग्रामीण उद्योग लगाओ। अंबेडकर कहता था कि भैया आधुनिक उद्योग लगाओ, बृहत उद्योग लगाओ, ताकि सबको रोजगार मिले। जो मशीनों में हमारे हाथ कट जाए, मतलब जो हम सिर से काम करते करते हमारे जो हाथ कट जाते हैं, वो अब हाथ ना कटे। आप उदाहरण समझे, आज भी अनेक ऐसा एक एक्ट भी चलता है हादसे में लड़ होने वालों के संबंध में। आज भी अनेक ऐसे ऐसे सीवर हैं, ऐसे ऐसे गटर हैं जिनमें व्यक्तियों को कूदना पड़ता है और उसके बाद उनकी सफाई होती है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? कूदना बिल्कुल ढक जाता है, फिर वो अंदर से बाल खोल के आता है तो वो सफाई हो पाती है। तो ऐसी अनेक उन्होंने प्रथाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए, तो अगर मशीन आएगी तो पिछली बात उसे साफ किया जा सकता है आसानी से। तो आप समझ गए। एक लाइन खींच ले, गांधी अम्बेडकर विवाद जो मैंने बोला है उसको पीछे से सुन ले बार बार और अनुमान लगा ले। ठीक, तो ये मुझे लगता है लगभग
अंबेडकर के साथ हमने न्याय कर दिया है। एक बार जल्दी से लाइन बोल देता हूँ और चैप्टर को खत्म कर देता हूँ। तुम्हें भी याद होगा पक्के में, गूंगों को जुबान, बहरों को कान, दलितों को सम्मान, महिलाओं को अधिकार समान, बापू को प्राणदान, भारत को संविधान, दुनिया को बोध दर्शन का ज्ञान, ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे बाबा महान। नीचे वाली लाइन ना भी लिखो तो चल जाएगा, ऐसे थे बाबा महान। ऊपर वाली 6 लाइन लिख दो, पढ़ने वाला ग्रेड ना हो जाए, तुम्हारा फोन नंबर ना मांग ले तो ना। ठीक, कल की लाइन आपको याद होगी, मुझे आशा है। कौन सा वाला? कि हम छू धम्मे, याद करो उसको बिल्कुल। कि हम छू धम्मे तो क्या कह देता है अशोक? अपास नबे बहु कयाने, दया दाने, सुचे सोचवे, माधवे साधवे चा। ठीक, उसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। धमाकेदार तैयारी चल रही है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेंस को बड़ी ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इधर उधर चाट पकौड़ी इधर उधर खाना चालू किया, दिमाग में कचरा चला जाएगा। परिणाम क्या होगा? ये अच्छी बातें जो है वो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो आपको मेंस बड़ी ही सेंसिटिव तरीके से पढ़ना है, वरना उलट जाओगे, तैयारी करते रहोगे, बाद में फिर पछताओगे। ठीक है, तो जो है बहुत जल्दी मैं व्यवस्था करता हूँ। बोर्ड मोड बहुत सारे काम करना है मुझे भी, और हम दोबारा मिलते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो कमेंट में 100% लिखना है, वरना मैं साले वो वाले लेक्चर बनाने लगूंगा जो लाइन टू लाइन है, जो सब लोग पढ़ाते हैं। लेक्चर में कुछ लिखो, उसमें यार लगे कि बंदे को हाँ थोड़ा सा फील हो, मुझे भी उसमें कमेंट भरो, थोड़े से लगना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो चलो मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।